हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने फिर से प्रेजेंट हो चुका हूं एक और वन शॉट लेकर के, जो कि है पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3, लोकतंत्र और विविधता। बच्चों, ये चैप्टर आज हम लोग वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। ये चैप्टर वन शॉट में रहने वाला है, लेकिन आपका एक भी पोर्शन छूटेगा नहीं और आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाएगी इस चैप्टर में कि आपका कोई भी एमसीक्यू और ना ही कोई आंसर राइटिंग आप इसमें मिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डेप्थ से पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं चैप्टर नंबर 3, लोकतंत्र और विविधता। देखो बच्चों, यदि हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारा चैप्टर हमसे क्या चाहता है। हमारा चैप्टर में सबसे पहले बेसिक थीम कौन कौन सी है जिसे हम लोग पढ़ना है, इस विषय में पहले बात करते हैं। तो यदि हम चैप्टर को देखें तो हमारे पास दो शब्द आते हैं। ये दो शब्द को पहले पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके बाद हमें चैप्टर समझ में आएगा कि ये चैप्टर किस विषय में है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं लोकतंत्र, और दूसरा जो है ये है आपका विविधता। क्या है? विविधता। देखो, लोकतंत्र के बारे में तो हम चैप्टर नंबर 1 से पढ़ते आ रहे हैं कि ये लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है, ये तमाम चीजों को हम पढ़ते आए हैं। लेकिन लोकतंत्र की मजबूती कब होती है? लोकतंत्र मजबूत कब होता है? यदि हमारे देश में एक ही तरह के लोग हों, है ना, एक ही तरह के लोग हों और सभी एक ही तरह के लोग हों और सभी जो है मिलजुल करके रह रहे हों। तो यहाँ पर जनरली जो होता है वो कभी भी डाइवर्सिफिकेशन का या तो देश के बंटवारे का किसी तरह का कोई शंका नहीं रहता। हाँ, कोई दूसरे मुद्दे हो सकते हैं जिसकी वजह से ये हो सके, लेकिन जब देश में बहुत ज्यादा विविधता हो, अब ये विविधता क्या होता है? जब एक ही क्षेत्र में अलग जाति, अलग धर्म या किसी ऐसे मुद्दों पर लोग अलग अलग हो जाए जो कि देश को बांट सकता है, या तो उनके बीच में एक सामाजिक अंतर देखने को मिलता है, तो इसे हम विविधता कहते हैं। जैसे कि हमारे भारत में यदि हम बात करें तो कितने अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, है ना। सब लोग खाना के आधार पे अलग अलग है। नॉर्थ इंडिया का खाना बिल्कुल अलग है, साउथ इंडिया का बिल्कुल अलग है। यदि हम फूड की बात हो गई, अब यदि हम क्लोथ की बात करें, कपड़े की बात करें, तो कपड़े सबके अलग अलग हैं, भाषाएं सबकी अलग अलग है, सबका रहन सहन अलग है, सबका लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है, सबका यदि हम बात करें तो टेम्परेचर और वहां पे उगाए जाने वाली जो फसलें हैं वो बिल्कुल अलग अलग है। और इस तरीके से इंडिया जो है बच्चों, ये एक इतना बड़ा कंट्री है जहां पे डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। अब ये डाइवर्सिटी, जिसका हिंदी होता है आपका विविधता, मतलब इतना ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद जो है सो हमारा देश एक होकर के रहता है। इसीलिए हमारे देश को कहा जाता है कि हमारे देश में जो है सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। मतलब इतना डाइवर्सिटी होने के बाद भी जो है सो हम एक साथ यूनाइटेड होकर के रहते हैं, और इसके वजह से जो है हमारा देश जो है वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी वाला प्लेस बन जाता है, और फिर भी हम एकता में बंधे हुए रहते हैं। और सिर्फ एक चीज है इसके पीछे, वो है राष्ट्रवाद। आपने राष्ट्रवाद भी पढ़ा है। हम एक राष्ट्र के प्रति, जब हम इंडियन कहते हैं, जब भी ऐसी बात होती है, हम अपने देश के लिए कहते हैं कि हम इंडियंस हैं या इंडिया को जरूरत है, तो फिर जब हम इंडियन की बात करते हैं, हमारे देश को हमारी जब जरूरत होती है, तो हम अपने जाति, धर्म, लैंगिक मसले सब कुछ छोड़ देते हैं। और जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं तो हमारा देश सब सर्वोपरि बनता है और हम अपने राष्ट्र के लिए काम करना शुरू करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि विविधता का मतलब हुआ कि हम अलगाव होते हैं। समाज इस तरह से बटा हुआ होता है, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग स्तर पे, और अलग अलग चीजों के आधार पे हम बटे हुए होते हैं। इसी को कहते हैं विविधता। अब इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल से पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ चीजें हैं, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे और समझेंगे कि विविधता यदि किसी देश में है और यदि वो विविधता होने के बावजूद यदि यूनाइटेड है, तो इससे लोकतंत्र मजबूत होता है या लोकतंत्र कमजोर होता है। इस विषय में हम लोग को पढ़ना है आज पूरे डिटेल में। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आपको बेसिक चीजें पता चल गई कि विविधता क्या होता है, लोकतंत्र तो आप पहले से जानते हो, और ये दोनों आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है। विविधता से लोकतंत्र को मजबूती मिलता है या इससे ये कमजोर होता है, इस विषय में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें विविधता के बारे में, मतलब अलग अलग क्षेत्र में किस तरह से विविधता है, और विविधता को कोई कोई देश एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई कोई देश उसे रिजेक्ट कर देते हैं। इस वजह से जो अलग धर्म का या तो अल्पसंख्यक लोग होते हैं, जो उस देश में कम लेवल पे रहते हैं, बहुत ही कम मात्रा में रहते हैं, ऐसे लोगों को जो है तो या तो उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है, या तो वे गरीब रह जाते हैं, या तो उनको देश निकाला कर दिया जाता है। अब ऐसे समय में हमें कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ने इस चैप्टर में, और सबसे पहला जो एग्जाम्पल आता है बच्चों, जहां पे हम देखते हैं कि विविधता का सम्मान किया जाता है या उसे जो है सो रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस विषय में सबसे पहली कहानी बनती है मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। देखो, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी घटती है बच्चों 1968। यदि आप यहाँ पे कुछ फोटो देख सकते हैं, यहाँ पर 1968 में क्या हुआ था, ध्यान समझना है। 1968 में ओलंपिक गेम्स, आप जानते हैं ओलंपिक गेम्स जो कि पूरे विश्व के जो प्लेयर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर यदि हम बात करें तो 1968 में मैक्सिको में, कहां पर, मैक्सिको में जो है सो ओलंपिक गेम होता है 1968 में।
यहां पर बच्चों ध्यान रखना है कि 200 मीटर की एक रेस होती है और इस 200 मीटर की रेस में सबसे ऊपर ये जो फर्स्ट पोजीशन ग्रहण करता है इस व्यक्ति का नाम होता है टॉमी स्मिथ। नाम याद रखना है आपको, टॉमी स्मिथ, है ना। और ये जो सेकंड पोजीशन जो लाते हैं ये ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला एक बंदा है ना। तो याद रखना है ये ऑस्ट्रेलिया, ये जो है सो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है और ऑस्ट्रेलिया का ही एक समझ लीजिए धावक है। धावक मतलब जो रेस में पार्टिसिपेट किया था और इसका नाम है पीटर्स नॉर्मन। याद रखना है पीटर्स नॉर्मन इसका नाम है। जबकि जो थर्ड पोजीशन ग्रहण करता है इसका नाम है जॉन कार्लोस, है ना। तो इसका नाम है जॉन कार्लोस। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट पोजीशन किसने लिया, तो टॉमी स्मिथ ने लिया, सेकंड पोजीशन पीटर्स नॉर्मन ने लिया और थर्ड पोजीशन जॉन कार्लोस ने लिया। पूरी कहानी आप एक साथ समझ लो। अब यहां क्या होता है बच्चों, ये जो आप तीनों को देख पा रहे हैं, इन दोनों ये जो दोनों लोग हैं ये अफ्रो अमेरिकन हैं। अब ये अफ्रो अमेरिकन क्या होता है, देखो वैसे अमेरिकन जो अमेरिका में तो रह रहे हैं लेकिन वो लाए गए थे कहां से, अफ्रीका से। जब लाए गए थे अफ्रीका से तो जाहिर सी बात है कि इनका जो स्किन कलर होगा ये यहाँ के नेटिव अमेरिकन से बिल्कुल अलग होगा। अमेरिका जो वहां के मूल अमेरिकन है उनका स्किन कलर बिल्कुल व्हाइट था, जबकि जो अफ्रीका से आए हुए अमेरिका में जो बसे हुए लोग थे उसे अफ्रो अमेरिकन कहते हैं। और इनका जो स्किन कलर है बच्चों, इसका जो नस्ल है, नस्ल का मतलब होता है स्किन का कलर, तो इनका जो स्किन का कलर था वो डार्क था। अब डार्क होने की वजह से जो है इन्हें कहा जाता है अश्वेत। देखिए श्वेत का मतलब होता है सफेद और अश्वेत का मतलब होता है काला। मतलब ये जो है वो अफ्रो अमेरिकन है जो कि अश्वेत है, लेकिन अमेरिकन जो है वो इनको इग्नोर कर रहे थे, है ना। इनकी हालत बहुत ही बुरी थी, इनको किसी योजना का लाभ नहीं मिलता था, ये बहुत ही गरीब होते थे और सारी योजनाओं का लाभ केवल और केवल नेटिव अमेरिकन के लिए थे। जब इनको इग्नोर किया जाता है तो इन लोगों ने क्या किया, जब इतने बड़े मंच पे, ओलंपिक जैसे मंच पे इन्होंने जब पार्टिसिपेट किया और इस रेस में जीता और ये गोल्ड मेडल लाया, है ना, ये सिल्वर मेडल और ये जो है सो ब्रॉन्ज मेडल। जब इस तरीके से इन लोगों ने इस तरह से पदक जीते तो इन्होंने इंटरनेशनल मंच पे, ये तो एक तरह का इंटरनेशनल मंच है, जब इतना बड़ा मंच इसको मिलता है तो ये जो है सो अपने हाथ में काला दस्ताना पहन लेते हैं और काला दस्ताना बना करके बंद मुट्ठी से इस तरीके से सबको दिखाते हैं कि हम जो है अफ्रो अमेरिकन, ये हम दिखा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन का एक सिंबल है ये। मतलब ये विरोध कर रहे थे कि हम अमेरिकन के साथ, हम जो अमेरिकन, जो अफ्रो अमेरिकन है, इनके साथ कितना ज्यादा जाति हो रहा है, कहां पर, अमेरिका में। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका जो पैर था यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जो है सो जूते भी नहीं पहने थे, इन्होंने बिना जूता का सिर्फ और सिर्फ सॉक्स के ऊपर जो है वो खड़े होकर के इन्होंने ये पदक को ग्रहण किया था। और इस तरीके से बंद मुट्ठी करके और अपने गले में जो है सो काला कलर का, इस तरह से आप देख रहे हो, ये जो है काला कलर का मनका इन लोगों ने पहन रखा था। और ये काला कलर का जो माला इन्होंने पहन रखा था ये इस बात को दिखाता है कि हम किस तरीके से अमेरिकन के खिलाफ हम विरोध कर रहे हैं और इस विरोध में हम जताना चाह रहे हैं कि हम अफ्रो अमेरिकन के साथ कितना गलत हो रहा है अमेरिका में। और इस तरीके से इन्होंने इंटरनेशनल मंच को यूज किया, और वो भी कौन, तो ओलंपिक जैसे, मैक्सिको ओलंपिक जैसे जो मंच है, इस मंच पे जहां पे पूरा इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान जो है वो इनकी तरफ था, इस समय इन्होंने अफ्रो अमेरिकन की हालत को बताते हुए और अमेरिकन के इग्नोरेंस को दिखाया कि ये कैसे इनको इग्नोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी हालत जो है तो पूरे देश में खराब है। और पूरे देश के उन सभी लोगों के लिए इन्होंने आवाज बनाया, है ना। और इस तरीके से बच्चों आप देख पा रहे हो ये जो सेकंड पोजीशन ग्रहण किया था, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया के समझ लीजिए एक रनर था, लेकिन फिर भी इन्होंने भी इनका सपोर्ट किया मानवाधिकार को लेकर के, कि एक मानव को अधिकार तो मिलना ही चाहिए अमेरिका में, और इस वजह से इन्होंने भी अपने इन साथियों का जो है सपोर्ट किया। लेकिन बच्चों इसका एक बहुत ही बड़ा दुष्परिणाम हमें देखने को मिलता है, और ये कि ओलंपिक जो बोर्ड होती है ना, जो ओलंपिक संघ है, उन्होंने इन तीनों को जो है सो इनके ऊपर बहुत बड़ा समझ लीजिए कि इनके ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। कैसे, इन दोनों का सबसे पहले तो मेडल वापस ले लिए जाते हैं, पदक उनका वापस ले लिया जाता है, और ये जो नॉर्मल है, ये जो ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ बंदा था, इनको जो है सो अगले ओलंपिक में जो है पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया जाता है, उनको बाहर कर दिया जाता है। और इस तरीके से बड़ी ही दुखद घटना घटती है यहाँ पे। लेकिन चाहे कुछ भी हो, इन दोनों, ये जो दोनों लोग हैं जो कि अफ्रो अमेरिकन हैं, ये दोनों अपने लिए जो मैसेज पूरी दुनिया को समझाना चाहते थे, ये इसको लेकर के ये दोनों बिल्कुल सफल रहते हैं। पूरी इंटरनेशनल मीडिया जो है इस बात को छापती है और वो इसको कवर करती है, और वो कहती है कि किस तरीके से अमेरिका में जो है अफ्रो अमेरिकन की हालत कितनी खराब है, ये इस इंटरनेशनल मंच के माध्यम से इन दोनों ने बता दिया। और इस तरीके से जो है, अच्छा, जब पीटर्स नॉर्मन का डेथ होता है बच्चों, तो ये दोनों जो है, ये दोनों वो जा करके इनका अर्थी को कंधा देने के लिए ये दोनों भी पहुंचते हैं।
इन दोनों के बारे में यदि हम बात करें तो ये दोनों आप पढ़ लेंगे, यही सब पूरी कहानी आपका लिखा हुआ है, आप पूरा पढ़ सकते हैं, आपके नोट्स के लिए मैंने यहाँ पे लिख डाला है। अब यदि हम बात करें आगे तो पीटर्स नॉर्मन का जब डेथ होता है बच्चों, तो उनका अर्थी का कांधा देने के लिए जो है वो आपके वो दोनों जो कि अफ्रो अमेरिकन है, ये दोनों भी वहां पर जाते हैं। और ये दोनों कौन है आपके, तो याद रखना है आपको, ये है आपके टॉमी स्मिथ और ये है आपका जॉन कॉलर्स। ये दोनों जो है सो पीटर्स नॉर्मन को अर्थी का मतलब समझिए कांधा देने के लिए जो है वो वहां पे जाते हैं। यदि हम आगे बात करें तो ये देखिए ये स्टैचू बनाया गया है, और ये स्टैचू कहां बनाया गया है, तो सेंट हॉज स्टेट यूनिवर्सिटी, जहां पे ये दोनों पढ़ाई किया करते थे, उस यूनिवर्सिटी में इनके इस बड़े कारनामे को देखते हुए इंटरनेशनल मीडिया को ये खबर देने के लिए और अफ्रो अमेरिकन के लिए आवाज बनने के लिए जो है इनको जो है सो यहाँ पर मूर्ति बनाया जाता है, जहां पर ये सेकंड पोजीशन, चूंकि वो ऑस्ट्रेलिया के थे तो उनका पोजीशन खाली छोड़ दिया जाता है और इन दोनों का मूर्ति इनके यूनिवर्सिटी के कैंपस में बना दिए जाते हैं। सन 2006 में जब नॉर्मन की मौत होती है तो वहां पे ये दोनों भी वहां पे पहुंचते हैं। आई होप ये सारा समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, इससे आप एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं और अपने आंसर राइटिंग में इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बोलोगे सर हमें इस कहानी से क्या पता चला, हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, तो देखो बच्चों आपको समझ में आया कि किस तरीके से उस समय के दौर में किस तरीके से अफ्रो अमेरिकन को अमेरिकन जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। विविधता जो उनके देश में पाया जा रहा था, इस विविधता को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और इस वजह से ये जो अल्पसंख्यक लोग थे इनके साथ बड़ा ही प्रॉब्लम हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये एक विविधता से ये टॉपिक कनेक्ट करता है और कैसे एक लोकतांत्रिक देश, चूंकि अमेरिका एक अच्छा लोकतांत्रिक देश रहा है और लोकतंत्र में यदि विविधता का सम्मान नहीं हो रहा है तो लोकतंत्र मजबूत नहीं बल्कि कमजोर होने का निशानी है। इसीलिए हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं इस घटना के साथ और आपको इसको कनेक्ट करके ही पढ़ना चाहिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों आगे बात करें तो कुछ कुछ आपके पास नोट पॉइंट्स बनते हैं, कुछ कुछ ऐसे टर्म्स बनते हैं जिसे आपको आना चाहिए, एग्जामिनेशन में ये पूछ लेते हैं, है ना। तो आपको याद रखना है कि अफ्रो अमेरिकन कौन होते थे। तो अफ्रो अमेरिकन की यदि हम बात करें तो अफ्रो अमेरिकन ये वे अश्वेत, अश्वेत का मतलब मैंने आपको बताया ये काले मतलब काले चमड़ी वाले, है ना, इनका स्किन बिल्कुल ब्लैक था। तो ये वैसे अश्वेत अफ्रीकी लोग होते थे जिन्हें 17वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी के बीच में जो है वो अमेरिका में गुलाम बना करके लाया गया था और ये यही रह गए, यही के नेटिव बन गए, क्योंकि बहुत लंबे समय तक उन्होंने जब यहाँ रहा तो अफ्रीका में सब कुछ इनका खत्म हो गया और ये अमेरिका में ही रहना शुरू कर दिए, तो इन्हें कहा गया अफ्रो अमेरिकी, है ना। आपको ध्यान रखना है ये सब शॉर्ट आंसर में लिखने के लिए आ जाता है, आपको याद कर लेने हैं। आगे बात करें तो नागरिक अधिकार आंदोलन, देखो जिस तरीके से अभी आपने समझा कि किस तरीके से पीटर्स नॉर्मन ने लेकर के और वो टॉमी स्मिथ और जॉन कॉलर्स ने मिलकर के एक तरह से अपनी नागरिकता को बनाए रखने के लिए और विविधता में खुद को शामिल करने के लिए जो है अमेरिकन के जैसा खुद को बराबरी का अधिकार पाने के लिए उन्होंने अधिकार के लिए आवाज उठाया, उसी तरीके से एक और आंदोलन आपको पढ़ना है जो कि है नागरिक अधिकार आंदोलन। बच्चों इसमें क्या होता है, इसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते ही आते हैं। इस चैप्टर से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है ये कि नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो याद रखना है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये वह व्यक्ति थे जिन्होंने नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किया था। अच्छा, इन्होंने अहिंसक तरीके से इनका नेतृत्व किया और इनका उद्देश्य था कि नस्ल आधारित, नस्ल मतलब वही स्किन कलर के आधार पे जो भेदभाव हो रहा था इनको समाप्त किया जाना। अब ये आप देख सकते हैं, ये है हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिन्होंने किस तरीके से नस्ल के आधार पे जो भेदभाव हो रहा था इनके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया। ठीक है, एक और आंदोलन आपको याद रखना है, अश्वेत शक्ति आंदोलन। अश्वेत शक्ति आंदोलन जो कि 1966 से लेकर के 1975 के बीच में चला था, यह आंदोलन भी इसी तरह का एक आंदोलन था, लेकिन इसका नेतृत्व इन्होंने नहीं किया था। अब देखो ये आंदोलन में से दोनों का जो है सो मोटिव सेम था, लेकिन ये बच्चों ये जो है सो अहिंसक था, इसमें किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं, जबकि ये हिंसक और उग्र था। बहुत ही ज्यादा मार काट के साथ में जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया जा रहा था, जबकि ये बहुत ही आराम से चलने वाला एक आंदोलन था। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये 3 बेसिक पॉइंट्स बनते हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, आपके आंसर में ये हेल्प करता है। आइए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि हमारे चैप्टर में आगे क्या है। देखो अब आगे है हमारे पास सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। अब देखिए कुछ ऐसे टर्म्स रहने वाले हैं आपको आज का चैप्टर में जो हो सकता है आपको थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन समझना है, क्योंकि आंसर राइटिंग में आपके अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाएगा, आपके आंसर राइटिंग को इंप्रूव करेगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। समाज में भेदभाव कैसे उत्पन्न होता है, कोई भी समाज है वो किस तरीके से एक दूसरे से दूर हटने लगता है या उनके बीच में भेदभाव कैसे होता है, कौन कौन सा आधार बनता है। तो यदि हम बात करें तो सामाजिक विभाजन या तो सामाजिक भेदभाव कैसे उत्पन्न होता है, तो ये होता है आपके धर्म के आधार पे।
यदि दो धर्म के लोग होते हैं, आप देखे होंगे कि एक धर्म के लोग जो है वो अपना एक ही इलाका में जो है अपना घर बनाते हैं। हालांकि ये शहरों में कम देखने को मिलता है, गांव में ये ज्यादा देखने को मिलता है कि एक धर्म का आदमी एक तरफ बना लिया, है ना, पूरा यादव ग्रुप एक तरफ है ना, शर्मा ग्रुप एक तरफ है ना, और पंडित ग्रुप एक तरफ है, ब्राह्मण अलग है और पूरा मुस्लिम समुदाय अलग है। तो इस तरीके से हमें साफ साफ देखने को मिलता है कि किस तरह से हम धर्म के आधार पे, हालांकि पूरा हिंदू, पूरा मुस्लिम, पूरा सिख कम्युनिटी एक अलग अलग क्षेत्र में बटा हुआ होता है, तो धर्म के आधार पे जो है सो समाज तो ऐसे उनके बीच में भेदभाव भी होते हैं और एक समाज बिल्कुल अलग होकर के रहता है, दूसरा अलग होकर के रहता है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें विषय या रुचि या पेशा, अब बात करते हैं थोड़ा। देखिए, सामान्यतः सामाजिक विभाजन जो है वो जन्म के आधार पे होता है। अब जन्म के आधार पे मतलब हम विशेष धर्म या विशेष जाति में हम जन्म लेते हैं और ये जाति व्यवस्था आज भी खत्म नहीं हुई। हालांकि हमारा संविधान कहता है कि जातिवाद मिट जाना चाहिए, लेकिन आज भी जातियां बरकरार है। सभी धर्म के लोग, सभी जाति के वर्ग लोग एक अलग एरिया में रहते हैं और ये जो सामाजिक विभाजन है बच्चों, ये जो विविधता हमें देखने को मिलता है, ये कभी कभी एक सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। और लेकिन आगे लिखा है, लेकिन कुछ विभाजन सिर्फ जन्म के आधार पर नहीं होते। जैसे कि धर्म की बात करें, यदि हम जाति की बात करें, तो ये दोनों तो जन्म के आधार पे है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। आप जिसके यहाँ जन्म हो गए, आप उसी धर्म में या तो उसी जाति में शामिल हो गए। लेकिन कुछ कुछ जो है वो सिर्फ जन्म के आधार पे नहीं होता, जैसे कि आपका विषय, ये नहीं, जैसे कि कुछ कुछ विषय के आधार पे या तो कुछ रुचि। जैसे कि आप समझो कि यदि कोई आदमी सिंगर है, तो आप देखे होंगे सारे सिंगर की एक अलग कम्युनिटी होती है। वो भले हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी हो, लेकिन वो अपना एक पेशा होता है, अपनी जो रुचि होती है, अपना जो विषय होता है, उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरीके से वे भी एक अलग कम्युनिटी बन जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि मजदूर वर्ग के जो संघ होते हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, टीचर्स प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, तो ये एक अपनी कम्युनिटी बन जाती है। सामाजिक रूप से वे भी एक तरह से संगठित लोग हैं, लेकिन वो भी एक तरीके से समझ लीजिए कि समाज को इस तरह से विभाजित करके रखे हुए हैं, है ना। मतलब उनकी एक अलग कम्युनिटी है, जिससे हमें देखने को मिलता है कि समाज में भेदभाव होती है। मतलब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को बहुत ज्यादा बोलता है, अपशब्द बोलता है या भेदभाव हमें देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कभी कभी ये जन्म के आधार पे होता है और कभी कभी जन्म के आधार पे नहीं होता। और जब जन्म के आधार पे नहीं होता तो किस आधार पे होता है, तो हम देखते हैं विषय, रुचि, पेशा, खेल या तो सांस्कृतिक गतिविधियों के अनुसार उनके बीच में भेदभाव हमें देखने को मिल जाता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि एक पेशा जो कि अच्छा खासा, या तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि आर्थिक रूप से समृद्ध और आर्थिक रूप से कमजोर लोग जो होते हैं, इनके बीच में भेदभाव तो सबसे स्पष्ट रूप में आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि जो अमीर तबके के लोग होते हैं, कभी शादी पार्टी में आप देखो, है ना, तो खासकर गांव में ये देखने को मिलता है कि जो काफी अमीर या तो अच्छे आर्थिक लेवल से बिलोंग करते हैं, उनको एक अच्छा सा प्लेस दिया जाता है, बाकी लोगों को यूं ही ऐसे ही खिला दिया जाता है। आपने देखा होगा कि पैसे के आधार पे तो कई बार आपने भेदभाव देखा होगा। तो इस तरीके से ये जन्म के आधार पे नहीं है, लेकिन सामाजिक भेदभाव का एग्जाम्पल है। आगे बात करें तो हर सामाजिक जो विभिन्नताएं हैं, इस सामाजिक विभाजन का रूप ले नहीं होता। बच्चों, अभी जो हम आपको बताया ये सामाजिक भेदभाव बताए, सामाजिक विभिन्नताएं बताए, और ये जितने भी सामाजिक विभिन्नताएं हैं, ये जो अलगाववादी हमें देखने को मिलता है, क्या इन सभी से हमारा समाज बट जाता है? क्या इससे विभाजन हो जाता है? बिल्कुल नहीं। तो सारे जितने भी विभिन्नताएं हैं उसकी वजह से सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता। जैसे कि आपने देखा कि स्मिथ, कॉर्लोस और नॉर्मन की कहानी, इसमें हमने देखा कैसे सारे मिल करके और एक मुद्दे के लिए आवाज उठा रहे थे, है ना। यहाँ पे किसी तरह का विभाजन की बात नहीं हुई। एक ही धर्म के विभिन्न जाति में देखो तो सारे धर्म तो एक ही है, लेकिन जाति में इस तरह से बटे हुए हैं। तो बटे हुए तो क्या इस तरह से समाज ही बट जाता है? नहीं, हम एक धर्म को आधार बना करके और एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, राष्ट्रीयता को आधार बना करके हम एक साथ जुड़े हुए होते हैं। तो सब कुछ जो होता है वो सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता। ऐसे ही धर्म का एक समूह यदि हम देखें, अलग अलग धर्म के लोग हालांकि बटे हुए होते हैं, लेकिन जब राष्ट्र को आधार बना दिया जाता है तो फिर साथ में आ जाते हैं। इसका मतलब सभी चीज आधार नहीं बनते सामाजिक विभाजन का। एक प्रकार के लोग एक से अधिक सामाजिक समूह के हिस्सा हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे कि यदि हम धर्म की बात करें तो कोई व्यक्ति यदि हिंदू धर्म से है, मुस्लिम धर्म से है, सिख या ईसाई, इस धर्म से, अब उसके अंदर जो जाति है वो हो सकता है वो उस जाति का भी हिस्सा हो, वह भारत का भी एक नागरिक हो। तो कई तरह के जो समूह है उस समूह का हिस्सा हो सकता है एक व्यक्ति एक से अधिक समूह का हिस्सा हो सकता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों ये चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही टेक्निकल टर्म से जुड़ा हुआ ये चैप्टर है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको बहुत ही गहराई से समझना है ताकि आपके आंसर सुधर सके। कहीं आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि आप इस बात पर चर्चा करें कि कैसे हर सामाजिक विभिन्नताएं सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, तो आपके पास ये आंसर होना चाहिए, है ना। आप इस तरह से कह सकते हैं कि सारा जो खासकर वे सारी चीजें जो कि जन्म के आधार पे नहीं है, इससे भी सामाजिक विभिन्नताएं आती हैं, लेकिन ये सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता।
तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाता है और इससे आप आंसर खुद से बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमारा अगला टॉपिक है बच्चों कि विभिन्नताओं में सामंजस्य एवं टकराव। अब देखो हमारे समाज में बहुत तरीके की विभिन्नताएं हमें देखने को मिलता है, लेकिन उसके बीच में हम कैसे सामंजस्य, अब सामंजस्य का मतलब होता है एडजस्टमेंट, हम कैसे कभी कभी एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये कभी कभी हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है और कभी कभी इनके बीच में टकराव हो जाते हैं। तो कैसी कैसी स्थितियां बनती है, कब टकराव होते हैं और कब हम एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए बहुत सारे मुद्दे हों और बहुत सारे मुद्दे में यदि एक मुद्दा बहुत बड़ा हो जाए, जैसे सोचो कि जब भी कोई सांप्रदायिक दंगा होता है, मतलब धर्म के नाम पे जब भी लड़ाई होती है, तो उस समय सबसे बड़ा मुद्दा होता है हमारा धर्म। उस समय राष्ट्रीयता नहीं सोचते हम, जाति नहीं सोचते हम अपने लोग नहीं सोचते, कुछ भी नहीं सोचते, क्योंकि एक चीज को हम बहुत ज्यादा बड़ा बना देते हैं, वो है हमारा धर्म। हम अपने धर्म के रखवाले बन जाते हैं और इस तरीके से जब ऐसा होता है कि एक सामाजिक अंतर बाकी अनेक सामाजिक अंतर से बड़ा हो जाता है, तो वहां पर टकराव का संभावना बढ़ जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा अमेरिका में अश्वेतों के साथ किया गया, वहां पे अश्वेतों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। उनके लिए सबसे बड़ी बात क्या था, नस्लवाद, मतलब वहां पे चमड़ी के रंग के आधार पे जो है उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। ये सबसे बड़ी बात हो गई उनके लिए। तो जब एक अंतर बाकियों से बड़ा हो जाता है तो ये जो है सो सामाजिक टकराव का रूप ले लेता है बच्चों। उसी तरह से भारत में दलितों के साथ, जैसे कि आप देख सकते हो भारत में जो दलित लोग होते हैं उन्हें भी अब बिल्कुल, आज हमारा संविधान दलितों को बहुत ज्यादा पावर देता है, उन्हें आरक्षण देता है, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि दलितों की जो हालत में सुधार जो है वो 100% आ चुका है हिंदुस्तान में? बिल्कुल नहीं, आज भी उनकी हालत में कमी है। इसका मतलब यह हुआ कि आज भी जो है उन्हें लगता है कि भारत में जो उनकी स्थिति बिल्कुल सही नहीं है, और ये एक तरह से सामाजिक टकराव का एक निशानी है बच्चों। आज भी उच्च वर्ग के लोग जो होते हैं वो दलितों को उसी नजर से देखते हैं, उसी भाव से देखते हैं कि आज भी हमें बराबरी के अधिकार उन्हें नहीं मिलने चाहिए। तो इस तरह से हम समझ पा रहे हैं कि कैसे समाज में टकराव बनते रहते हैं। चलो, अगर एक जैसी सामाजिक असमानताएं कई समूह में मौजूद हो तो एक समूह के लिए दूसरों को पहचानना कठिन हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, जैसे कि सोचो कि अलग अलग समूह है लेकिन सभी एक ही धर्म से या एक ही जाति से आ रहा है, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि आखिर ये किस विभिन्नताओं को लेकर के हमारे पास आया है। जैसे कि समझ में आएगा, अभी एग्जाम्पल, यदि आप उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड की बात करें तो याद रखना अभी हम पढ़ेंगे पूरा आयरलैंड की कहानी, आज पढ़ने वाले हम लोग। तो उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों जगह पे ईसाई हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर उत्तरी आयरलैंड में ईसाइयों के बीच में हमेशा मारकाट चलते रहता है, जबकि नीदरलैंड के जो ईसाई है वो बिल्कुल शांत है। तो कभी कभी हमें देखने को मिलता है, तो ये ऐसे है, कभी कभी मुद्दे ऐसे होते हैं कि ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, लेकिन यहाँ की स्थिति सही है, सॉरी यहाँ की स्थिति बहुत ही गड़बड़ है, जबकि नीदरलैंड के जो ईसाई है वो बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो है समाज में जो है सो टकराव की संभावना को बढ़ा के रखा हुआ है, जबकि ये जो है वो इसी समाज की स्थिति को जो है वो सामंजस्य बना के रखा हुआ है, उन्हें एडजस्ट करके रखा हुआ है, और वो कभी भी टकराव की स्थिति बनाने नहीं देते। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो आगे यदि हम बात करते हैं तो अब देखो यहाँ पर ये आपको समझना होगा। यदि हम उत्तरी आयरलैंड की बात करें तो उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक समुदाय जो है वो दो भागों में बटे हुए हैं। कैथोलिक की बात करें, कैथोलिक समुदाय बहुत ही गरीब है, मतलब समझना आना चाहिए आपको कि यदि आप हम ध्यान से देखो तो ये है आपका आयरलैंड, है ना। अब आयरलैंड में भी ये जो उत्तरी आयरलैंड का हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये अलग कलर से, है ना, पर्पल कलर में ये आपको दिख रहा है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो ईसाई धर्म के लोग हैं ये दो भागों में बटे हुए हैं, और आप जानते होंगे ये दो कौन है, एक होते हैं कैथोलिक्स, है ना, एक होते हैं कैथोलिक और एक होते हैं प्रोटेस्टेंट्स। प्रोटेस्टेंट याद रखना है, ये दो धर्म, मतलब ईसाई धर्म का ये दो विभाजन हमें देखने को मिलता है। तो उत्तरी आयरलैंड में यदि कैथोलिक की बात करें तो ये बहुत ही गरीब हैं, जबकि लंबे समय से भेदभाव का शिकार भी है कौन, तो कैथोलिक है। जबकि नीदरलैंड में कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर भी है और दोनों में गरीब भी है। इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि नीदरलैंड एक ऐसा देश है जो ईसाई में चाहे वो कैथोलिक हो चाहे वो प्रोटेस्टेंट हो, दोनों को समान अधिकार देता है, इसीलिए दोनों में अमीर भी है, दोनों में गरीब है। जबकि बच्चों यदि हम बात करें उत्तरी आयरलैंड में तो यहाँ पे कैथोलिक गरीब है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें बहुत इग्नोरेंस झेलने को मिलता है ना, इन्हें लंबे समय तक जो है इनसे बात नहीं किया जाता, या तो इन्हें इग्नोर किया जाता है, इनसे भेदभाव किया जाता है। तो इस तरीके से साफ साफ पता चलता है जब किसी एक खास समुदाय के लोग किसी भी जगह पे यदि कोई एक खास समुदाय के लोगों में गरीबी देखने को मिलता है, अलगाववादी विचारधारा देखने को मिलता है, भेदभाव देखने को मिलता है, तो ये साफ साफ दिखाता है कि वहां पर स्थितियां सही नहीं है, वहां पर जो है सो उन्हें सामंजस्य करने की स्थिति नहीं बना रही है, बल्कि वहां पे हम टकराव करने की स्थिति बना रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करें तो जर्मनी में और स्वीडन की बात करें तो देखो जर्मनी, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये है आपका जर्मनी और यहाँ है आपका स्वीडन। ये दो ऐसे, हालांकि ज्यादातर जो यूरोपीय देश है
वहां पर कोई एक धर्म के लोग ज्यादा निवास करते थे। लेकिन आप जानते हो कि ग्लोबलाइजेशन, ये जो वैश्वीकरण का जगह है, ये जो वैश्वीकरण हम देख रहे हैं कि वैश्वीकरण बन रहा है लगातार, तो इस वैश्वीकरण की वजह से जो है सो एक नस्ल के लोग जो है, कई संस्कृतियों के लोग जो है वो दूसरे हिस्से से जो है वो आना शुरू कर दिए। और जब दूसरे हिस्से से यहाँ पे आना शुरू कर दिए, चूंकि ट्रेवल बहुत तेजी से हुआ, वैश्वीकरण बढ़ी, तो एक जगह के लोग दूसरी जगह पे जाकर ट्रेवल किए, वहां शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि जिस देश में पहले एक ही नस्ल, एक ही जाति, एक ही धर्म के लोग रहा करते थे, आज वहां पर बहुसंस्कृतिक लोग रह रहे हैं। मतलब बहुत तरह के संस्कृति को, धर्म को, जाति को मानने वाले लोग जो है वो आकर के बस रहे हैं। तो पहले स्थितियां अलग थी, ये बिल्कुल एक धर्म के लोग यहाँ रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां अब बदल रही है। चलो आगे बात करें तो लोकतंत्र और विविधता का अगला टॉपिक में हम बात करते हैं कि सामाजिक विभाजन की राजनीति। अब बच्चों राजनीति से कनेक्ट करते हैं इसको। जब हम इस तरह से भेदभाव हो या किसी चीज को आधार बना करके समाज जब बढ़ जाता है, तो आपको क्या लगता है इससे राजनीति कैसे की जाती है? क्या राजनीति में इसका कोई प्रभाव पड़ता है? क्या राजनीति जो है वो सामाजिक विभाजन को आधार बना करके अपनी राजनीति करता है क्या? बिल्कुल करता है। और राजनीति पे इसका बिल्कुल सीधा सीधा असर पड़ता है बच्चों। देखिए, लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में प्रतिद्वंद्विता होती है। हर सामाजिक, जितने भी राजनीतिक पार्टी है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके बीच में तो कंपटीशन होता है। और जब कंपटीशन होता है बच्चों, तो आप अक्सर देखे होंगे कि एक क्षेत्र है मान लो, और इस क्षेत्र में जो बहुसंख्यक समाज है, बहुसंख्यक समाज है, ये मान लो कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय को, अल्पसंख्यक, यदि हम हिंदुस्तान की बात करें तो आप ऐसे सोच के देखो ना कि मान लो कि अल्पसंख्यक समुदाय यहाँ पे दलित है। कौन है? दलित है। और यहाँ पे बहुसंख्यक समुदाय में मान लेते हैं कि किसी धर्म के लोग, कोई भी एक जाति मान लेते हैं, कोई भी एक ब्राह्मण जाति मान लेते हैं, है ना। अब ये क्या कर रहा है? ये लगातार इसे एक्सप्लॉइट कर रहा है। लेकिन ध्यान से समझना है, ये इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, ये इसका शोषण कर रहा है लगातार। अब कोई भी राजनीतिक पार्टी जब इस क्षेत्र में आती है, कोई भी राजनीतिक पार्टी जब इस क्षेत्र में आती है, तो ये किसको आधार बना करके काम करेगी? ये इसको आधार बना करके काम करेगी। तो हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि ये जो सामाजिक विभाजन हुआ, अल्पसंख्यकों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो ये जो सामाजिक विभाजन है, इसका फायदा राजनीतिक लोग भी उठाते हैं, राजनीतिक दल भी इसका फायदा उठाते हैं। और ये क्या करते हैं? ये कोशिश करते हैं कि जो बहुसंख्यक लोग हैं, इनके साथ हम कनेक्ट हो जाए। इससे क्या होगा कि इनका ज्यादातर वोट जो है वो इनको मिलना शुरू हो जाता है। तो आपको साफ साफ समझ में आ गया, इनकी विचारधारा भी सामाजिक विभाजन के अनुरूप जो है वो ये भी विभाजित हो जाते हैं, और ये भी उसी एरिया में जाना पसंद करते हैं जहां पे बहुसंख्यक लोग रहते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो लिखा है, अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजन के हिसाब से राजनीति करने लगे, तो सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है, और बदलता ही है। सामाजिक विभाजन के अनुसार यदि राजनीतिक विभाजन शुरू हो जाए, राजनीतिक लोग भी इस तरीके से अपनी विचारधारा में बदलाव कर ले, तो ये राजनीतिक विभाजन का भी रूप ले लेता है। और कभी कभी आप देखे होंगे, इसी समय कोई अल्पसंख्यक को सपोर्ट करते हुए एक नया राजनीतिक दल, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है ये उठना शुरू हो जाता है। और ये किसको सपोर्ट कर रहा है? तो इसको सपोर्ट कर रहा है। आज ये अल्पसंख्यक है, लेकिन धीरे धीरे ये अपना जन समर्थन को बढ़ाते हुए जो है वो पूरे देश में इस बात का मांग करता है कि अल्पसंख्यक समुदाय को इस तरह से हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब बच्चों, आपको नहीं लगता है कि यही जो है सो लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहां पर एक छोटा सा समुदाय भी धीरे धीरे बड़ा बन सकता है, लोगों का जन समर्थन जुटाते हुए अपने आप को स्टैंड कर सकता है। तो ये है लोकतंत्र की खूबसूरती। तो किस तरह से हमको समझ में आया कि विविधता में भी एकता जहां पे बने, यही लोकतंत्र है। और लोकतंत्र तभी अच्छा होगा जब हम अल्पसंख्यक को भी इग्नोर ना करें, बल्कि उसको साथ में लेकर के चले, है ना। तो आई होप ये सारा बात आपको क्लियर हो रहा होगा। चलो आगे देखते हैं बच्चों। आपको ये एक बात बहुत आपको खटकती होगी, या तो आपके चैप्टर में आगे जो है सो आपको एक कंफ्यूजन बन सकता है, इसीलिए इस कंफ्यूजन को मैं पहले ही खत्म कर देता हूं। देखो, आपको इस तरफ से कुछ मैप देख रहे होंगे, सॉरी यहाँ पे कुछ मैप है और यहाँ पे कुछ फ्लैग्स है। देखो, बहुत बार आपको समझ में नहीं आता होगा कि इंग्लैंड क्या होता है सर, ब्रिटेन क्या होता है और यूके क्या है। क्या ये तीनों एक ही है? एक क्या क्या हमने कहा, तो एक कहा मैंने आपसे कि इंग्लैंड क्या है, एक मैंने कहा कि ब्रिटेन, जिसको हम ग्रेट ब्रिटेन भी कह सकते हैं, और तीसरा यूके। क्या ये तीनों एक ही है? तो बिल्कुल नहीं। देखो ध्यान से, सबसे पहले यदि हम बात करें तो यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा होगा, ये जो येलो पार्ट दिख रहा है बच्चों, ये है आपका केवल और केवल इंग्लैंड। सिर्फ इतना आपको यदि देखा जाए तो ये पूरा पार्ट जो है वो आपको इंग्लैंड है। इसमें वेल्स को भी शामिल कर लो, तो ये है आपका इंग्लैंड। ठीक है, तो ये है आपका इंग्लैंड। और इंग्लैंड का शुरुआत में जो है फ्लैग ऐसा हुआ करता था। बाद में ये जो स्कॉटलैंड का हिस्सा है, यदि इसको इसी में मिला दिया जाए तो ये जो हिस्सा बनता है ये है आपका ग्रेट ब्रिटेन। याद रखना है, देखो लिखा भी है ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन, ये दोनों मिला करके ग्रेट ब्रिटेन बनता है। तो इस तरीके से स्कॉटलैंड और ये जो इंग्लैंड है, इन दोनों को आपस में जोड़ा गया तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। इसके ऊपर इसको ओवरलैप कर दिया गया, तो ये जो नया
फ्लैग बनता है, इसमें हम ग्रेट ब्रिटेन का फ्लैग देखते हैं। बच्चों बाद में क्या हुआ कि ये जो आयरलैंड की कहानी अभी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे आयरलैंड का जो नॉर्थ आयरलैंड है वो इसके साथ जुड़ गया। अब ये कैसे हुआ? तो जब भी नॉर्दर्न आयरलैंड को हम इसके साथ में शामिल करके पढ़ना शुरू कर देते हैं तो ये बन जाता है आपका यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम। अब देखो यहां पर जब आयरलैंड का मैप बना तो आप देख सकते हो ये जो आपको लाल कलर की पट्टी दिख रही है ये यहां पर इसके साथ ऐड हो गया और ये जो फ्लैग बना बच्चों ये है आपका यूके का फ्लैग है ना, और ये है आपका ग्रेट ब्रिटेन का फ्लैग और ये है आपका इंग्लैंड का फ्लैग। और यहां पर भी आपको क्लियर हो गया होगा कैसे कैसे काम हो रहा है। तो ये है आपका इंग्लैंड है ना, और यदि हम यहां तक मिला दें पूरा यदि तो ये है ग्रेट ब्रिटेन, और यदि इसको भी शामिल कर दिया जाए तो ये हो गया आपका यूनाइटेड किंगडम। और सबका एक कॉमन राजधानी यदि हम बात करें 1 2 3 4 तो इन सभी का कॉमन राजधानी ये है जो कि आपका लंदन है ना, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो बात समझते हैं कि कैसे सॉरी आयरलैंड की कहानी आगे समझने हैं। देखिए यदि हम बात करें परिणामों का दायरा तो यहां हमको समझना है क्या, देखो सबसे पहले लिखे हैं कि उत्तरी आयरलैंड। अब आयरलैंड की पूरी कहानी आपको समझना है कि किस तरह से वो आपस में जाकर के और कैसे वो ग्रेट ब्रिटेन में जाकर के मिल जाते हैं। उत्तरी आयरलैंड यदि हम बात करें तो ये ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है, ठीक है। अब देखो यहां पर यदि हम बात करें ये जो है आपका नॉर्दर्न आयरलैंड, यहां पर 55% कितना परसेंट देखो 53% प्रोटेस्टेंट है, 53% प्रोटेस्टेंट्स और 44% रोमन कैथोलिक्स है ना, मतलब कैथोलिक। आप जानते हो ईसाई धर्म के दो हिस्से, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक, ठीक है। अब याद रखना है तो 53% प्रोटेस्टेंट है, 44% जो है आपका कैथोलिक्स है। बात समझ में आ गया। और यहाँ पे दो मेन पार्टी है जिसका नाम है, एक है नेशनलिस्ट पार्टी, एक है यूनियनिस्ट पार्टी। अब देखना है ये जो नेशनलिस्ट पार्टी है ये कैथोलिक्स को सपोर्ट करते हैं और यूनियनिस्ट पार्टी जो है वो प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करते हैं। अब देखो बच्चों ये जो है कैथोलिक्स है ना, ये कैथोलिक्स है, 44% कैथोलिक्स है, और ये नेशनलिस्ट पार्टी है, ठीक है। नेशनलिस्ट पार्टी इसको सपोर्ट करती है और ये है आपका यूनियनिस्ट पार्टी। अब देखो यहां पर एक है नेशनलिस्ट पार्टी और यहीं पर है कि यूनियनिस्ट पार्टी। अब यूनियनिस्ट पार्टी कहती है कि हम जाएंगे इसके साथ मिलकर के रहेंगे, ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा बनकर के रहेंगे। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर प्रोटेस्टेंट की संख्या ज्यादा है, यहाँ पे प्रोटेस्टेंट ज्यादा है, तो ये कहते हैं कि हम उस जाति के साथ मिलकर के रहेंगे। तो सोचो यहां पर आप देखो परसेंटेज देख के समझ में आ रहा होगा कि बहुत संख्यक लोग चाहते हैं कि हम उसके साथ मिलकर के रहें। दूसरी तरफ नेशनलिस्ट पार्टी और उसके नेता चाहते हैं कि नहीं, हम नॉर्थ आयरलैंड है, हम आयरलैंड में ही मिलकर के रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर कैथोलिक की संख्या ज्यादा है। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा ये अपने जाति के साथ रहना चाह रहा है और यहां पर जो दूसरी पार्टी है वो अपने जाति के साथ रहना चाह रहा है। अब क्या होता है, इस दोनों राजनीतिक पार्टी के होड़ में जो है यहाँ पे खूब दंगे फसाद होते हैं। ये सभी जो है अपनी अपनी विचारधारा को अपने देश के ऊपर लागू करना चाहते हैं और फाइनली देखने को मिलता है कि यूनियनिस्ट पार्टी जो कि प्रोटेस्टेंट है और एक यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन, उन दोनों के बीच में एक समझौता होता है और इस नॉर्दर्न आयरलैंड का हिस्सा को इसमें मिला दिया जाता है और इस तरीके से यूके का निर्माण होता है। बच्चों समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आयरलैंड जो है वो किस तरीके से ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिल करके और यूनाइटेड किंगडम का निर्माण किया, ठीक है। तो इस तरह से आप मैप से बड़े अच्छे से समझ सकते हो। तो ये है आपका याद रखना है, ये नेशनलिस्ट पार्टी का और ये यूनियनिस्ट पार्टी, इन दोनों का फ्लैग जो है वो पहले हुआ करता था और ये दोनों के आपसे टकराव की वजह से जो है सो नॉर्दर्न आयरलैंड उसमें जाकर के शामिल हो गया और इस तरीके से यूनाइटेड किंगडम का समझ लीजिए कि निर्माण होता है, बनता है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। देखिए वही लिखा हुआ वो इस दोनों स्लाइड सेम है कि यूनियनिस्ट पार्टी कैसे ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिलता है और ब्रिटेन जो है, चूंकि ब्रिटेन जो है वहां पे प्रोटेस्टेंट धर्म ज्यादा हुआ करता था। 1998 में ब्रिटिश सरकार और नेशनलिस्ट पार्टी के बीच में शांति समझौता होता है और दोनों ने हिंसक आंदोलन, अच्छा एक बात सॉरी, यदि आप ये समझ रहे हो यहाँ पर जो इसके साथ मिलना चाहता था वो कौन था, तो वो था नेशनलिस्ट पार्टी। और स्कॉटलैंड या तो ये जो ग्रेट ब्रिटेन था, ग्रेट ब्रिटेन, इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है और इन दोनों के समझौते के वजह से जो है वो ये बात थम जाती है और 1998 में जो है इनके बीच में जितनी भी लड़ाइयां हो रही थी ये सब कुछ समाप्त होता है और फाइनली इसको जो है वो इसमें मिला दिया जाता है और यूनाइटेड किंगडम का निर्माण हो जाता है, ठीक है। नोट पॉइंट यदि हम देखें तो ये एक देश आप देख रहे होंगे, ये जो देश है इसका नाम है यूगोस्लाविया, जो कि यूरोप का एक देश है, इटली के आसपास में। तो यदि ये है आपका यूगोस्लाविया और यूगोस्लाविया में ऐसे ही धार्मिक टकराव की वजह से, धर्म के आधार पर इतना ज्यादा भेदभाव यहाँ पे था कि इसकी वजह से पूरे यूगोस्लाविया जो है वो 1 2 3 4 5 6 भागों में टूट जाता है बच्चों। और आपको समझ में आया कि किस तरह से जब भी हम धर्म को बहुत ज्यादा बड़ा बना लेते हैं तो धार्मिक आधार पे जो है वो देश का टूटना एकदम तय है, आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से यूगोस्लाविया अपने 6 अलग अलग देशों में ये बढ़ जाता है और बनता है आपका स्लोवेनिया,
क्रोएशिया, है ना, बोस्निया, यहाँ पे साइबेरिया, यहाँ पे नेग्रो और मैसेडोनिया। इस तरीके से टोटल 6 भागों में जो है सो यूगोस्लाविया बढ़ जाता है। तो सोचो धार्मिक मुद्दा कितना खतरनाक होता है, यूगोस्लाविया को 6 भागों में बांट दिया धार्मिक और जातीय मामलों के आधार पे। तो देखो जब भी हम लोकतंत्र को स्ट्रांग नहीं करते और विविधताओं को संभालते नहीं है, विविधताओं को जोड़ करके नहीं रखते हैं, और लोकतंत्र यदि मजबूत ना हो तो ऐसे समय में देश का विभाजन तय होता है। और इस तरीके से आप साफ साफ इस एग्जाम्पल से देख सकते हो कि यूगोस्लाविया कैसे बट गया। अब अगला बात करते हैं तो 3 आयाम। देखो बच्चों, आई थिंक ये जो है हमारा अंतिम टॉपिक है, तो समझना है बहुत ध्यान से कि क्या कहना चाह रहा है। 3 आयाम, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि 3 आयाम कौन कौन से होते हैं सामाजिक विभाजन के। सामाजिक विभाजन के राजनीति का परिणाम 3 चीजों पे निर्भर करता है। देखो सबसे पहली चीज क्या है कि लोगों ने अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना होती है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि अगर लोग खुद को सबसे अलग और विशिष्ट मानने लगे तो उनके लिए दूसरों के साथ रहना कठिन हो जाता है। जैसे सोचो कि यदि हम अपने आप को बहुत स्पेशल मानने लगे, जैसे कि यूरोप में अमेरिका में क्या हुआ था, अमेरिकन अपने आप को, जो व्हाइट अमेरिकन थे, वे अपने आप को बिल्कुल अलग मानते थे। किनसे? एफ्रो अमेरिकन से। और इस वजह से एफ्रो अमेरिकन को भेदभाव झेलना पड़ता है, उन्हें जो है तो समझ लीजिए एक तरह का इग्नोरेंस झेलना पड़ता है, और समाज में इतना बड़ा आंदोलन शुरू हो जाता है ना। नागरिक सुधार आंदोलन आप देखते हो, अश्वेत शक्ति आंदोलन, ऐसे ऐसे जो आंदोलन वहां पे बढ़े, ये कैसे बढ़े? इसी की वजह से बढ़े क्योंकि यहाँ पे लोग जो है वो अपने आप को थोड़ा सा अलगाववादी विचारधारा के मानते थे, और एक अपने आप को बहुत सुपीरियर मान रहा है और एक को भेदभाव झेलना पड़ रहा है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि सामाजिक विभाजन तभी होता है जब लोगों को अपनी पहचान के प्रति क्या लगता है कि हम बहुत सुपीरियर है या हम बहुत इंफीरियर है। ऐसा एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हो आयरलैंड में, है ना। कैथोलिक्स या प्रोटेस्टेंट को लग रहा है कि हम सुपीरियर है, और कैथोलिक वहां पे गरीब होते चले जा रहे हैं, कैथोलिक्स को इग्नोर किया जा रहा है। तो ये साफ साफ दिखाता है कि किस तरीके से आयरलैंड में भी एक अपने आप को सुपीरियर और एक इंफीरियर समझ रहे हैं एक दूसरे को, और इस तरीके से ये जो है सो सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। दूसरा है कि किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लेते हैं कि एक देश है, वहां पे 2 कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं। एक कम्युनिटी जो वहां का बहुसंख्यक है वो डिमांड कर रहा है जिस चीज को, यदि उस चीज को राजनीतिक दल एक्सेप्ट कर लिया तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दल यदि किसी बहुसंख्यक समुदाय को एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि वो अल्पसंख्यक समुदाय को इग्नोर कर रहा है ना। और यहां से बच्चों अल्पसंख्यक को भेदभाव झेलना पड़ता है ना। इन्हें लगता है कि मुझे तो एकदम इग्नोर कर दिया गया, और ऐसे समय में फिर से एक आंदोलन या विरोध या विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगती है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि लोग अपने आप को सुपीरियर या इंफीरियर मान रहे हैं। दूसरा पॉइंट कि यहां पर राजनीतिक दल उस बात को कैसे उठा रहे हैं। अच्छा ठीक है, राजनीतिक दल किस बात को सोच रहे हैं ये तो है ही, और तीसरा पॉइंट है कि सरकार का रुख क्या है। सरकार का रुख का मतलब क्या हुआ कि सरकार उसे किस रूप में सुन रही है, कोई भी राजनीतिक दल उसे कैसे ले रहे हैं। पहला पॉइंट तो ये हुआ, और दूसरा पॉइंट ये है कि सरकार जो है वो उस पर एक्शन क्या ले रही है, वो क्या कर रही है। मान लो कि अल्पसंख्यक का कोई मांग है, कोई बहुसंख्यक का मांग है, तो बहुसंख्यक अपने बहुसंख्या के आधार पर जो हर चीज को मनवाने की कोशिश करता है, लेकिन ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर कि सरकार अल्पसंख्यकों का ध्यान रखती है या नहीं रखती। वो सिर्फ बहुसंख्यक के आधार पर फैसले देती है, या अल्पसंख्यक जो कि वहां पे कम संख्या में होगी, जाहिर सी बात है, वो विविधता का सम्मान करते हुए उनका भी तालमेल बना करके और समाज में शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश करती है, या सरकार जो है वो बहुसंख्यक को आधार बना करके और उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश करती है। और जब जब सरकार बहुसंख्यक के आधार पर फैसले सुनाती रहेगी, अल्पसंख्यक के मन में एक तरह से हीन भावना उत्पन्न होता रहेगा, उनके अंदर विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाएगी, और ये एक समय में देश के बंटवारे का रूप ले लेता है बच्चों, सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है, और इस तरीके से डिवीजन हो जाता है ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आज का ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है बच्चों, और आपको बहुत ही अच्छे से आज का ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा, और फाइनली आपको क्लियर हो गया होगा कि विविधता जो होता है, विविधता इसे बहुत ही अच्छे से संभाल कर नहीं रखा जाए तो देश टूट सकता है, और विविधता को यदि हम बहुत अच्छे से सामंजस्य बना के रखें तो हर सरकार जो है, एक एक सरकार जो है वो अपने देश को कभी टूटने नहीं दे सकता, और हमेशा एकता बनाए रखा जा सकता है। ये डिपेंड करता है वहां के सरकार के ऊपर, लोगों के ऊपर, कि वो किसी सामाजिक विभाजन को बहुत स्ट्रांग लेते हैं या उसके बीच में सामंजस्य बनाते हुए पूरे देश को एक करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है वो आपका चैप्टर पूरी तरह से मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से कोशिश किया समझाने को, और आई थिंक आपको भी ये चैप्टर पढ़ के बहुत ही अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। ये चैप्टर किस तरह से
लोकतंत्र और विविधता को कनेक्ट करता है। ये बड़े अच्छे से आपने समझ लिया होगा। और ये अब आपको जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके बनते हैं वो सारा आपको पढ़ लेना है, आपको कुछ भी नहीं छूटने वाला। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करते रहनी है, आपको आंसर लिख करके देखते रहना है। आप बोर्ड में बहुत ही अच्छा मार्क्स लाने वाले हैं, है ना। एकदम सारा क्वेश्चन जो है वो आपसे बन जाने वाला है, बस आपको बहुत अच्छे से केवल देख लेना है। यदि आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया है तो उसे आप दोबारा रिप्ले करके देख लें, उम्मीद है आपको समझ में आ जाने वाला है। एमसीक्यूज का एक पूरा सेशन पूरी पॉलिटी का मैं एक साथ लाऊंगा जिसमें ढेरों क्वेश्चंस होंगे और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उससे, ठीक है। तो बच्चों आंसर राइटिंग पढ़ते रहना है, समझते रहना है। और यदि आपको कुछ भी फायदा हो रहा हो आज इस चैनल से तो लास्ट में मैं जैसा कहता हूं हमेशा, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जुड़े रहना है गुरुकुल साथी के साथ, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपके साथ शेयर की जाएंगी इस चैनल पे और आप हमसे जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहना है, आपको समझते रहना है, सीखते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और मिलते हैं ऐसे ही अगली क्लास में फिर से एक शानदार वीडियो के साथ। जल्द ही आपको चैप्टर नंबर 4 देखने को मिलेगा और एक बड़ा सा एमसीक्यू का सेशन देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।